हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई, पिछली क्लास के अंदर मैंने चैप्टर खत्म कराया, चैप्टर नंबर 6, जो कि मेरा था फ्री कंसेंट। दोस्तों, फ्री कंसेंट चैप्टर पढ़ाने के बाद, जो कि बहुत बड़ा था, फ्री कंसेंट नहीं, चैप्टर का नाम था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एक तो ये चैप्टर था, जिसके अंदर हमने तीन बातें पढ़ी थी। माइनर के लिए प्रोविजन पढ़े थे, जिसके अंदर हमने साउंड माइंड से रिलेटेड प्रोविजन पढ़े थे, और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ के थे। फिर हमने स्टार्ट करा था फ्री कंसेंट, और फ्री कंसेंट में हमने पांच बातें पढ़ी थी। कोलिशन, अनडिफरेंट, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक और फ्रॉड। ये पांच बातें हमने पढ़ी थी, और इससे दो चैप्टर जो बहुत बड़े हैं, अभी जो गए हैं, इससे रिलेटेड में जितने भी एमसीक्यू है वो अब मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फ्री कंसेंट कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का जो स्टार्टिंग हो रहा है वो 50 से हो रहा है। 49 तक मैं आपको शायद करा चुका, अब प्रॉमिस नोट सपोर्ट प्रॉमिस तक था। अब 50 तक, 50 से स्टार्ट करना है मुझे। अब यहाँ पर कहता है कैपेसिटी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिफाइंड। बताओ कौन से सेक्शन में कैपेसिटी टू अ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करा गया है, बताइए। सेक्शन 11 दोस्तों, सेक्शन 11 में कैपेसिटी टू अ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करा है। मैं दिखा देता हूँ, देखो ये रहा चैप्टर है कैपेसिटी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, और ये रहा सेक्शन 11, मैंने बताया था। सेक्शन 11 के अंदर कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करा गया है। ठीक है, कहता है अ माइनर इज नॉट, अ माइनर इज अ पर्सन हु नॉट, एक माइनर तब तक रहेगा जब तक वो 18 साल की एज को अटेन नहीं कर लेता, मतलब कंप्लीट नहीं कर लेता। नॉट अटेन, कंप्लीट नहीं करी अभी तक 18 साल की उम्र, तो तब तक वो पर्सन क्या रहेगा, माइनर रहेगा। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आया, नॉर्मल था। तो अगर हम माइनर, माइनर वो पर्सन माना जाता है जिसने 18 साल अभी तक कंप्लीट नहीं की, who has not attained, not attained मतलब not complete। ठीक, अगर आप किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो वो वैलिड होता है या वॉइड होता है? सर वॉइड होता है। मैंने कहा ये तो वॉइड वॉइड होता है। क्या हम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या हम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? हाँ, किया जा सकता है, अगर आप बेनिफिट के पर्पज से कराया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट के पर्पज से कराता है वो वैलिड माना जाता है, अदरवाइज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है, वॉइड माना जाता है। तो माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करना वॉइड है, और माइनर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट ओनली। ठीक है, बेनिफिट के पर्पज से उसको एंटर किया जा सकता है। मान लो दो हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ ने अपनी कंपनी खोली, अपने माइनर को बेनिफिशियल बना दिया। मतलब उन्होंने कहा कि देखो लॉस होगा तो हस्बैंड वाइफ बटेगा, पर प्रॉफिट होगा तो माइनर, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे पे बटेगा। तो बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जा सकता है। इसके बाद क्या है, एन एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय द माइनर। अगर कोई माइनर को एग्रीमेंट में एंटर करा तो वही बार बार आगे तो वॉइड होगा। अगर माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करा जा रहा है तो वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। द पर्सन हु इज नॉट एन इंडियन सिटीजन इज एन एलियन। ठीक है, जो पर्सन इंडिया का सिटीजन है उसको एलियन कहते हैं। अब एक एलियन एनिमी एलियन होता है, एक एलियन दोस्त एलियन होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट विद एन एलियन फ्रेंड के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सब्जेक्ट टू द सर्टेन रिस्ट्रिक्शन आर, बताओ क्या होगा। कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, ऐसा नहीं। कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है कि एलियन फ्रेंड के साथ भी आप कुछ हद तक आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये नहीं कि हर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपको मैंने बताया था मेरे दोस्त कि एलियन फ्रेंड के साथ अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो वैलिड माना जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने आपको बताया था। मैं ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं बताता, और जो चीज नहीं बताता वो मैं आपको पहले बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ये आने का भी नहीं है। देखो माइनर के लिए मैंने बहुत सारी बातें बताई, बाकी अपने आपके प्रॉपर नोट्स बन रहे हैं, इस नोट्स को फोकस मत करना, क्योंकि इस नोट्स के अंदर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल को चेंजेस कराए, नए नए एग्जाम्पल आ रहे हैं। ठीक है, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब मैंने आपको पर्सन अनसाउंड माइंड बताया था, ये रहा, देखो एलियन क्या होता है, एक एनिमी होता है, एक फ्रेंड होता है। तो एलियन एनिमी जो होता है उसको वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं, और वैलिड फ्रेंड के साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आया समझ में आया? पढ़ाया था ना, ऐसा पढ़ाया था। तो मैंने कहा अगर किसी फ्रेंड एलियन फ्रेंड के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। An agreement, a minor agreement is void. This was held in a case of, अब ये केस था जहां पर ये बताया गया था कि माइनर क्या है, माइनर के साथ एग्रीमेंट करना वॉइड है। ये केस लो था, तो केस लो का नाम था मोहरी बीवी, मोहरी, MOHORI, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास दास बोस। सर इस केस लो में क्या हुआ था, मैं अभी एक क्योंकि जल्दी से आपको जल्दी बताता हूँ इस केस लो में क्या हुआ था। इस केस लो का डिसीजन जो है आया था वो ये बताया गया था कि अगर आप किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो वो वॉइड होगा। ये केस लो का डिसीजन था, और केस लो का नाम क्या था, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास बोस था। अब इस केस लो के अंदर फैक्ट्स क्या थे, क्या था सब्जेक्ट मैटर इस केस लो का, वो जरा एक बार देखते हैं। क्यों क्रूटी लेने से अच्छा मैं आपको कहता हूँ सर दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर
मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष के बारे में केस लॉ समझाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार डिटेल में हम इसको करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस लॉ है। इस केस लॉ को मैं क्यूब रिव्यू के साथ शायद ना समझा पाऊँ जल्दी से और आपको समझ में आए, तो मैं सोच रहा हूँ इसकी एक क्लास लगाए, फर्स्ट क्लास पर हम इसको आराम से तो 56 और 57 हम अपनी अगली क्लास के अंदर देख लेंगे, और ये क्लास के अंदर मैं समझा दूंगा कि द मॉर्गेज एग्जीक्यूटेड बाय द माइनर इज वॉइड होता है। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी। गिरवी जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं, इमूवेबल। अब सर इमूवेबल और मूवेबल में क्या डिफरेंस होता है? जब हम पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट्स तो वहां पर डिफरेंस बताऊंगा इमूवेबल और मूवेबल। इमूवेबल बताऊं जो अटैच्ड है लैंड से, मतलब जो लैंड से अटैच है, या फिर ऐसी जगह से जो इसका वियर एंड टियर ना हो पाए। अभी समझ नहीं आ रहा है, मुझे पता है। मूवेबल प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से मूव कर सकते हैं विदाउट वियर एंड टियर। बिना टूट फूट के एक जगह से जब दूसरी जगह पर ले जा सकता है उसको मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, और जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर टूट फूट हो जाए उस प्रॉपर्टी पर उसको इमूवेबल कहा जाता है, जैसे बिल्डिंग। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई एग्जीक्यूटेड कर दे, कोई माइनर किसका कॉन्ट्रैक्ट कर लो, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। अभी आगे जाकर ना अगली क्लास के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का केस लो, तो वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा, तो आप आराम से इसको देख लीजिएगा और आराम से आपको क्लियर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलो क्या रहा है, आगे बढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चन अभी मेरे लिए बैलेंस में रहेंगे। दोनों दोनों जो पार्ट है वो इस केस लॉ पे डिपेंड है, और ये केस लॉ मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में नहीं मिला तो मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, 58 इफ देयर इज नो कंसेंट इन द एग्रीमेंट। अगर किसी एग्रीमेंट का मैंने और आपने कोई एग्रीमेंट करा और हमारे बीच में सहमति नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? फ्री कंसेंट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। और फ्री कंसेंट नहीं माना जाए तो वो क्या है? वॉइड। क्या है मेरे दोस्त? वॉइड है। तो अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो एग्रीमेंट क्या है? वॉइड अब इनिशियो, क्योंकि फ्री कंसेंट इज अ पार्ट ऑफ। क्यों दोस्तों इसलिए क्योंकि फ्री कंसेंट इज अ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट है। अगर एक भी एसेंशियल एलिमेंट मिस हो जाता है तो उसको वॉइड ऑफ इनिशियो कहा जाता है, मतलब शुरू से ही वॉइड माना जाता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ किसी एग्रीमेंट के बीच में, किसी एग्रीमेंट में कंसेंट है ही नहीं, तो मतलब फ्री कंसेंट है ही नहीं, तो वो क्या है? वॉइड ऑफ इनिशियो, मतलब वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में वॉइड होता है, पहले वैलिड रहता है। वॉइड एग्रीमेंट है, शुरू से ही वॉइड है। 59 देखना, एग्रीमेंट कॉज्ड बाय अनलिटरल मिस्टेक इज अ फैक्ट। मैंने पढ़ाया था आपको अनलिटरल मिस्टेक, यूनिलेटरल मिस्टेक और बायलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल मिस्टेक जो होता है हमारे पास, यूनिलेटरल मिस्टेक हमारा वैलिड माना जाता है, पिछली क्लास में कराया मैंने, और बायलेटरल मिस्टेक वॉइड माना जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार जल्दी से। क्या मैंने चार्ट बनाया था, और चार्ट में मैंने लिखा था यूनिलेटरल मिस्टेक इज अ वैलिड। दिख रहा है? चलो दिखा देना चाहिए एक बार, सही रहता है ना, याद रहता। कोलिशन इज डिफाइंड इन सेक्शन 15। याद है? सेक्शन याद करवाए मैंने। सेक्शन 15 कोलिशन का है, सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस का है, सेक्शन 17 फ्रॉड, सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 19 इफेक्ट, और सेक्शन 20, 21, 22 मिस्टेक का है। याद रखिएगा ये बात। सेक्शन 15 जो है हमारा वो पोजीशन को डिफाइन करता है मेरे दोस्त। सेक्शन 15 जो है हमारा पोजीशन को डिफाइन करता है। अब आया क्वेश्चन जो कि 61 है, देखो इसको ध्यान से पढ़ना। क्या रहा है? ए ने धमकी दी टू शूट बी को धमकी दी कि मैं देखो शूट कर दूंगा इफ बी डज नॉट एग्री टू सेल हिज प्रॉपर्टी। मेरे एग्जांपल है, मैंने ए ने बी को धमकी दी और कहा कि भाई मैं देखो गोली मार दूंगा अगर तूने अपनी प्रॉपर्टी मुझे बेची नहीं। B does not agree to sell the property to A at a stated price। stated price, stated मतलब जो प्राइस बताया गया है, stated मतलब जो बताया गया है। जिस प्राइस में A ने बोला कि भाई B, मैं आप B को मैं हूँ, मैंने आपको बोला कि अगर तूने मुझे इतने, अगर आपने मुझे इतने में प्रॉपर्टी नहीं बेची तो मैं आपको गोली मार दूंगा, ऐसा नहीं। आप राजी नहीं हो रहे, जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ उस प्राइस में आप एग्री नहीं है। B कंसेंट इन दिस केस हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय। बी की कंसेंट जो ली जा रही है, बी डज नॉट एग्री है नहीं वो उसमें बेचने के लिए, तब भी उसको क्या करा? डरा धमकाकर उसकी कंसेंट ली जा रही है। तो बताओ क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है या फिर कोलिशन है? सर कोलिशन है, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिंग टू कमिट हो रहा है। क्या हो रहा है? याद है डेफिनेशन? क्रिएटिंग टू कमिट, क्रिएटिंग टू कमिट, कमिट और क्रिएटिंग टू कमिट। ठीक है, डिटेनिंग और थ्रेटिंग टू डिटेन। ठीक है, जब्त करना प्रॉपर्टी को डिटेन कहते हैं। और दोस्तों ये क्या माना जाएगा? कोलिशन माना जाएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस में तो रिलेशन होना चाहिए ना दोनों पार्टी के बीच। सेक्शन 17 किसका है मेरे दोस्त? फ्रॉड का। याद रहना भाई, मैं आपको फिर बता रहा हूँ,
15 से चालू है और बी 21 पे खत्म, बी से 22 पे खत्म। 15 पोलिशन, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, ऐसे बोलो पोलिशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इफेक्ट और मिस्टेक्स। तो पोलिशन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16, फ्रॉड 17, मिसरिप्रेजेंटेशन 18, 19वां इफेक्ट है और मिस्टेक में 20, 21, 22 है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, कहता है ए इफ ए अनलॉफुल डिटेन, डिटेन मतलब जब्त करना, बी सन इन ऑर्डर टू पोजीशन बी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ए ने बी को किडनैप कर लिया, ए ने बी के बेटे को किडनैप कर लिया, बी के सन को किडनैप कर लिया और बी से बोला तुझे इस एग्रीमेंट में एंटर होना पड़ेगा। दिस द केस वुड बी कवर्ड विद दिस सेक्शन। कौन सेक्शन में कवर्ड है? पोजीशन के सेक्शन में। पोजीशन का सेक्शन 15 है मेरे दोस्त। पोजीशन का सेक्शन कौन सा है? 15। अगर हम किसी को धमकी दे, मार दे या मारने की धमकी दे, अगर हम किसी को किडनैप कर ले, जब्त कर ले या जब्त करने की धमकी दे, मतलब किडनैप जब्त एक तरीके हो गया, किडनैप कर ले, जब्त करने की धमकी दे, तो डिटेन, डिटेन, 318 टू डिटेन और डिटेन और 318 टू डिटेन। तो इस केस के अंदर पोजीशन अप्लाई होता है और पोजीशन का सेक्शन 15 है दोस्तों। When the consent of the party of the to the contract has been obtained by fraud, अगर किसी पार्टी का कंसेंट फ्रॉड से ऑब्टेन करा गया, फ्रॉड करके, इन सच अ केस, इन सच द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। अगर किसी पार्टी, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को क्या करा? फ्रॉड करा मेरे दोस्त। वॉइडेबल क्यों हुआ कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों? सॉरी, वॉइडेबल इसलिए हुआ क्योंकि एक पार्टी के पास यहाँ पर ऑप्शन है कि वो केस कर सकता है और दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। When there is a duty to speak, याद आ रहा है, जब वहां पर ड्यूटी टू स्पीक है, कीप साइलेंस इज, अगर आपकी ड्यूटी थी बोलने की और फिर भी आप साइलेंस हो उस केस के अंदर, उस केस के अंदर इसको फ्रॉड माना जाता है मेरे दोस्तों। मैंने फ्रॉड केस में बताया था, मैं दिखा दूं एक बार फ्रॉड का जो मैंने पढ़ाया था आपको। मैंने बताया था ड्यूटी टू स्पीक जहां पर होता है वहां पर आप फ्रॉड बड़ा था। फ्लोइंग एक्ट्स मैंने बताया था, फ्लोइंग एक्ट्स के बाद मैंने आपको बताया था जहां पर आप, इसका मैंने बताया था मेयर द साइलेंस इज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। और मैंने कहा था जनरल रूल कहता है कि अगर आप चुप हो तो उसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा, बस की एक्सेप्शन क्या है जहां पर स्पीक ड्यूटी टू स्पीक है। अगर आपको बोलने का, आपको बोलना था और आपने नहीं बोला उधर, तो हम उसको फ्रॉड मानेंगे भले ही आप चुप थे। ठीक है, अब जो इतना मैंने पढ़ाया उसका समझ में आ रहा है? हाँ, एक केस मुझे बताना है, केस लो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास, आगे जाकर आपको जरूर मिल जाएगा एक केस। ठीक है, तो याद रखना जो भी ये केस होगा वो किसका है? माइंड से रिलेटेड केस है। ठीक है, नहीं क्वेश्चन कर रहा है, देखो 66 कर ले, 55 मैंने कर दिया, 66। When the person making a false statement, अगर कोई पर्सन गलत स्टेटमेंट दे रहा है, believe the statement to be true, और उसको हम ट्रू मान लेते हैं, और यह है फ्लोइंग एक्ट का पहला, फ्लोइंग एक्ट का पहला, फ्रॉड में फ्लोइंग एक्ट पढ़ाए थे उसका पहला, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो एक्टिव कंसेंटमेंट क्या था, फ्लोइंग एक्ट का पहला था। The suggestion as to fact of that which is not true but one who does it believe to be true, जो कि सही नहीं था पर भी इसको सही मान लिया गया है। तो वही बात कह रहा है, when a person making a false statement, अगर कोई पर्सन गलत स्टेटमेंट दे रहा है, believe the statement to be true but does not intend to mislead the other party to contact is known as। अब देखो यहाँ पर एक लाइन ने पूरे उसको चेंज कर दिया, फ्रॉड से किसी और को चीज कर दिया। देखो क्या लिखा है, अगर कोई पर्सन गलत स्टेटमेंट देता है, अगर वो गलत स्टेटमेंट दे रहा है और दूसरी पार्टी उसकी स्टेटमेंट पे सच मान लेती है उसको, और डज नॉट इंटेंड, उसकी इंटेंशन उसको गलत करना, मिसलीड करना नहीं था, डू नॉट इंटेंड टू मिसलीड, बस। अगर इंटेंशन मिसलीड करना होता है तो फ्रॉड आता है, अगर इंटेंशन मिसलीड करना नहीं है, बस बोल दिया गलत स्टेटमेंट, उसने सच मान लिया, तो मिसलीड करना, उसको धोखा देना इंटेंशन नहीं था, तो उसको बोलते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। याद आ रहा है आपको? अब तो डिटेल में करा दिया, तो डेफिनेशन आपको पता होगी मिसरिप्रेजेंटेशन कब होता है, फ्रॉड कब होता है। जब आप इंटेंशनली किसी को गलत स्टेटमेंट दे रहे हो तो फ्रॉड है, जब अनइंटेंशनली गलती से हो चुका है तो मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। एरर इन कोजा मींस, एरर इन कोजा मींस और एरर इन कंसेशनस दोनों का डिफरेंस है। एरर इन कोजा मतलब आपने किसी का नाम यूज करा, उसको बिना बताए आपने किसी और के नाम को यूज करके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया। तो हमने कहा एरर इन कोजा का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट का एब्सेंट होना, एब्सेंट ऑफ फ्री कंसेंट। आपने किसी से पूछे बिना, उसकी सहमति लिए बिना आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने किसी का नाम का यूज करके किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उसकी सहमति नहीं ली थी तेरा नाम यूज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एरर इन कॉजा। और एरर इन कंसेंसनेस का मतलब क्या होना चाहिए? मींस absent in consent, absent in consent only, absent in consent, free consent
और कंसेंट, एब्सेंस ऑफ कंसेंट, इसका दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक जगह फ्री कंसेंट, फ्रीली सहमति चाहिए, और एक जगह एरेंट कंसेंसनेस का मतलब होता है मीन्स एब्सेंट ऑफ कंसेंट ही नहीं है। एक का होता है फ्री कंसेंट नहीं है, एक का होता है कंसेंट। फ्री मतलब उसने अपनी कंसेंट तो दी पर फ्री होके नहीं दी, दैट इज कॉल्ड फ्री कंसेंट। तो एक में कंसेंट ही नहीं था, एक में कंसेंट ही, एक में कंसेंट तो था, एरेंट कोजा में कंसेंट तो है थोड़ा बहुत, पर फ्री नहीं है। उससे पूछे बिना उसकी ऑलरेडी उसका कंसेंट पूछा ही नहीं। और एक तो होता है क्या, एब्सेंट ऑफ कंसेंट। एब्सेंट ऑफ कंसेंट का मतलब क्या है? कंसेंट है ही नहीं, जहां पर कंसेंट है ही नहीं एरेंट कंसेंट। देखो मैंने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा तो उसकी तो कंसेंट है, उसका तो फ्री कंसेंट है, पर किसी और का नाम यूज करके जो कॉन्ट्रैक्ट करा उस बंदे की फ्री कंसेंट नहीं थी, तो उसको बोलते हैं एरेंट कॉजा, किसी और का नाम यूज करके। तो फर्क फ्री कंसेंट किसी और का नहीं था पर दूसरे का था, उस कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट तो था पर दूसरे बंदे का जिसका नाम यूज करा गया उसमें फ्री कंसेंट नहीं था। और दूसरा एरेंट कंसेशन का मतलब कंसेंट है ही नहीं, कंसेंट है ही नहीं, फ्री तो छोड़ो, कंसेंट ली नहीं, सहमति ली नहीं, कोलिजन अनडिक्लेयर्ड मिस्टेक फ्रॉड की वजह से कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, एरेंट कंसेशनस। तो अगर बात करते हैं एरेंट कंसेशनस, उसका मतलब है कंसेंट ही नहीं है। अगर बात करते हैं एरेंट कॉजा, उसका मतलब है कंसेंट तो है पर फ्री कंसेंट नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस ये हुआ है कि एक जगह कंसेंट है ही नहीं, पूछा गया ही नहीं, एक जगह पूछा तो सही पर की बात नहीं मानी, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हैं, देखो यहाँ पर उससे फ्री कंसेंट लिया, एब्सेंट इन फ्री कंसेंट का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? एब्सेंट इन फ्री कंसेंट का मतलब ये हुआ कि आपके पास कंसेंट तो थी पर फ्रीली कंसेंट नहीं थे, बस दे दी उसने कंसेंट, मन नहीं था उसका देने का, चलो कोई बात नहीं, पर धमकी देकर नहीं, कोरिजन करके नहीं, ऐसे करके नहीं लिया था, बस वैसे ही नहीं थी। अब होता है ना, एक बार आपका दोस्त आपसे कह रहा है कि भाई देखिए एक जींस दिखा दिया आप पहनने के लिए, आपको मन तो नहीं कर रहा देने का, पर फिर भी देना पड़ता है, दोस्त है ना, इसलिए दैट इज कॉल्ड कंसेंट। तो दी पर फ्री नहीं था, मजा नहीं आया देने में। पर एक जगह कह रहा जाए अगर तूने ये नहीं दिया तो तुमको मार दूंगा, तो देना पड़ा, डर, दैट इज कॉल्ड फ्री कंसेंट है ही नहीं, कंसेंट है ही नहीं, एक जगह कंसेंट है पर फ्री नहीं है। एरेंट कॉजा, एरेंट कॉजा के अंदर कंसेंट तो होती है मेरे दोस्तों, पर फ्री कंसेंट नहीं होती, इसलिए एरेंट कॉजा कहते हैं। किसी और का नाम यूज करके हम अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो जिसका नाम यूज करा गया उससे तो पूछा ही नहीं, उसकी तो सहमति ली ही नहीं। अगर उसकी सहमति ली नहीं, उसका नाम यूज कर दिया, बट सोचो जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसकी सहमति तो ली है ना, इसलिए इसका कंसेंट तो है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम कंसेंट किया पर उसका फ्री कंसेंट नहीं ये माना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सहमति ली तो कंसेंट नहीं है, कंसेंट लेने का मतलब है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे कंसेंट नहीं लिया, दैट इज कॉल्ड। तो जब हम कंसेशनस वर्ड का यूज करते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रही, इसलिए इसको डिटेल में करा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। कंसेशनस जब वर्ड का यूज होता है, ये बात समझना है, जिस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो उसका कंसेंट ही नहीं लिया, ये हो गया एरेंट कंसेशनस। एरेंट कॉजा का मतलब क्या है? जिस बंदे के साथ कॉन्टैक्ट करो उसकी तो कंसेंट है पर जिसका नाम यूज करो उसकी कंसेंट नहीं है, इसको बोलते हैं एरेंट फ्री कंसेंट, एब्सेंट इन फ्री कंसेंट। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, मैंने आपकी कंसेंट ही नहीं ली, आपको धमकी देकर आपको एग्रीमेंट में एंटर करवा लिया, इसको बोलते हैं एरेंट कंसेशनस। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा किसी और का नाम यूज करके, उसकी कंसेंट नहीं ली पर आपकी कंसेंट पूरी है, इसको बोलते हैं एरेंट कॉजा। आप क्लियर है नहीं? चलो आप क्लियर है। The period of limitation of for simply contract in India is, कह रहा है limitation period, इसको मतलब दो 69 पर गए दोस्तों में 69 पर बताओ लिमिटेशन पीरियड क्या होगा? पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 साल। 3 साल के अंदर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो तो आप 3 साल तक के अंदर उसका पैसा रिकवर कर लेगा। तो लिमिटेशन पीरियड कौन बताता है? लिमिटेशन एक्ट। तो लिमिटेशन एक्ट ने कहा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के अंदर मैक्सिमम 3 साल तक आप कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो ड्यू डेट के बाद आप जितना पैसा रिकवर करना चाहते हो 3 साल आपका टाइम है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेशन कितनी है? 3 साल तक आप पैसा अपना कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर लो और पैसा भी रिकवर कर लो, उसके बाद आपके पास उसके बाद नहीं कर सकते लीगल। एन एग्रीमेंट टू शेयर द इमोल्यूमेंट ऑफ द पब्लिक ऑफिस, क्या मतलब है? एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट बनाया टू शेयर द इमोल्यूमेंट ऑफ अ पब्लिक ऑफिस। इमोल्यूमेंट किसे कहते हैं? इमोल्यूमेंट मेरे दोस्तों एक तरीके का मान लो रिश्वत देना। इमोल्यूमेंट कोई भी एग्रीमेंट, अगर आप किसी पब्लिक ऑफिसर को, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, अगर उसको रिश्वत दे रहे हो, उसको शेयर कर रहे हो, भाई देख मुझे इतना मिलेगा, यहाँ से तेरा इतना हो जाएगा, मेरा इतना हो जाएगा, जो कि बहुत चलता है। अगर ये करते हो उसका एग्रीमेंट बनाते हो, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, एमएलए एमपी ने करा रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, नेताओं ने। अब रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट होने का एक रोड बनेगी 100 करोड़ की, 20 करोड़ खाएंगे, 10 करोड़ दे रहे, 10 करोड़ मिले, एग्रीमेंट बना लेते हैं वो दोनों। ऐसा एग्रीमेंट जो इमोल्यूमेंट को शेयर करने का होता है, रिश्वतों को शेयर करने का होता है, दैट इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। ऐसा एग्रीमेंट कौन सा वर्ड होता है? वॉइड। गलत एग्रीमेंट है या नहीं है? वॉइड है।
एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच टू प्रोक्यूर अ पब्लिक पोस्ट, प्रोक्यूर अ पब्लिक पोस्ट, मतलब उसने कहा भाई मेरी सरकारी नौकरी लगवा दो, मैं 10 लाख रुपए दूंगा। सोचे सुना है ना कभी कि भाई देख तुझे सरकारी नौकरी लगा देंगे फिर पैसे लगेंगे, तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्ट को हायर करने के लिए ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसका उद्देश्य किसी एक पोस्ट को हायर करने के लिए था। आप में से किसी ने पूछा कि भाई देखो सरकारी नौकरी से कहा भाई चाहिए, ठीक है भाई मैं सरकारी नौकरी बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, कामचोर बन जाते हैं सरकारी नौकरी से भाई, ठीक है प्राइवेट करो मेहनत करो और पैसा कमाओ, सरकारी नौकरी में पैसा नहीं कमा सकते, वहां पर आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। हाँ चल भाई चल रही है लाइफ, जिंदगी थोड़ा काटनी है, पैसा कमा कर अच्छा पैसा कमा कर आपको आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, जिंदगी में मजे करने हैं, घूम के आना है भाई, अच्छी जगह लद्दाख वगैरह घूम के आओ, बढ़िया सी जगह है, ठीक है। तो वो चीज आप देखिए, तो मैंने कहा अगर आप किसी सरकारी नौकरी का एक बंदा आया कह रहा कि भाई मुझे ना सरकारी नौकरी चाहिए, तो कितने पैसा लगेगा ना 10 लाख रुपए, तो सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो किसी आपने किसी के साथ एग्रीमेंट करा और उसका एग्रीमेंट किसी सरकारी नौकरी सरकारी पोस्ट पब्लिक पोस्ट को एक्वायर करना था उसका उद्देश्य, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं, वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। आई बात समझ। तो अगर आप किसी को रिश्वत दे रहे हो या सरकारी नौकरी के लिए पैसा दे रहे हो एग्रीमेंट बना रहे हो, तो दोनों ही एग्रीमेंट क्या माने जाएंगे, वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्रीमेंट टू द वेजर आर वॉइड, वेजर एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड होंगे, कौन सा सेक्शन में लिखा जाता है, तो कौन से सेक्शन में लिखा है वेजरी एग्रीमेंट, तो आप मुझे बताओ मैं सेक्शन 30 में। देखो अगर मैंने बताया हमको ध्यान नहीं इतना, अगर मैंने बताया है तो सेक्शन 30 बताया होगा, अगर नहीं बताया तो समझ लो वेजरी एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो अगर एग्रीमेंट कोई सेक्शन 30 हमें बताता है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर वेजरी एग्रीमेंट है तो हम उसको वॉइड कहेंगे। और मैंने कहा बताया था ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, वैसे तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ उसको, ठीक है। वो बताता है following are the agreements are expressly declared to be void, following agreement are expressly declared, मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने बोल रखा है, देखो मैंने यहाँ पे बोल रखा है following agreement are expressly declared to be void, कुछ ऐसे एग्रीमेंट the following agreement have been expressly declared to be void। उसके अंदर मैंने कहा था भाई लास्ट में मैंने कहा था वेजरिंग एग्रीमेंट, और वेजरिंग प्लस से मैंने क्लास बताई थी इसके लिए, अकॉर्डिंग टू द वेजरिंग एग्रीमेंट एग्रीमेंट वेजर इज वॉइड एग्रीमेंट। कैसा एग्रीमेंट होता है वेजर के साथ, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, देखो एन एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेन ऑफ पेटेंटल राइट्स, इसको काट दीजिए, ये मैंने आपको नहीं पढ़ा और हमारे सिलेबस में नहीं, ये पार्ट नहीं, ठीक है। ये ना पार्ट है एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। देखो मैं समझाता हूँ, अब समझना दोस्त कि एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेन ऑफ पेरेंटल राइट का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मेरे भाई और बहनों ये समझना वैसे तो है नहीं, फिर मैं समझाता हूँ कि है क्या, और आप क्या पता आगे जाकर आते हैं। ये रिस्ट्रेन जब भी बात है रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, ये तो पढ़ा है, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड पढ़ा है मैंने, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज पढ़ा है, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड पढ़ा है। देखो रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड ये रहा वॉइड होता है, ठीक है। आगे रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज भी वॉइड होता है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं आइटम एन एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, तो ये तो मैं इस दोनों में लिख दूं वॉइड, इन दोनों में तो वॉइड लिख दे, तो ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, मैंने पढ़ाया बोल तो नहीं गए, अगर बोल गए तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लो, दोबारा क्लास आपके पास ही है, वीडियो दोबारा देख लीजिए। एन एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेन ऑफ पेरेंटल राइट का मतलब समझता है, ठीक है। देखो एक फादर है, इसके 2 बेटे थे, 2 सन थे, अब ये बहुत गरीब था, पुअर था फादर, तो उसने क्या करा अपने एक बेटे को किसी को दे दिया फॉर गार्डियनशिप। अगर इसने क्या करा गार्डियनशिप, गार्डियनशिप ट्रांसफर कर दी फादर ने, मतलब उसने कहा मेरे 2 बेटे, एक को तो मैं रख लूंगा, मैं इसका देखभाल कर लूंगा, एक को मैंने क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया, एक बेटे को मान लेते हैं मिसिस ए के पास, मिसिस ए के पास को ट्रांसफर कर दिया, मिसिस ए के पास क्या यार तुम इसकी देखभाल कर लो, मेरे पे इतने पैसे नहीं। अब कुछ सालों बाद, काफी टाइम तक इन्होंने देखभाल करने का कुछ सालों बाद जो ट्रांसफर करी थी गार्डियनशिप, मतलब देखभाल करने की जो ट्रांसफर करती, भाई मैं इतना देखभाल नहीं कर पाऊंगा, मेरे पे इतने पैसे नहीं है, आप कर लीजिए, मेरे बेटा है आप कर लीजिए इसकी देखभाल। अब कुछ साल बाद इसके पास पैसा आ जाता है और ये फैमिली सही हो जाती है, मतलब ये फाइनेंशियल कंडीशन इनकी बढ़िया हो जाती है और ये आप 2 बेटे को आराम से पाल सकते हैं, ऐसी की कंडीशन हो जाती है, फाइनेंशियल कंडीशन ही होती है, फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया हो जाती है एकदम, ठीक है। इसको भी कहीं लिख लेना, ठीक है भाई, फाइनेंशियल कंडीशन और क्या जैसे वेजरी एग्रीमेंट बताया था ना, उसके लास्ट के पन्ने में वहां पर लिख देना कि एग्रीमेंट रिस्ट्रेन ऑफ पेरेंटल राइट, इसका एमसीक्यू पूछ लिया,
ठीक है, वैसे है नहीं, होगा तो ठीक है, पढ़ा तो रहे हो। फाइनेंशियल कंडीशन हो जाती है। अब ये गया एक दिन, इसके पास का फादर गया मिस्त्री के पास, कहा कि भाई मेरा बेटा मुझे वापसी दे दो, और अब मेरी पहले मैं पुअर था, अब मैं पुअर की जगह मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गई है, अब अपने बेटे को पाल सकता हूँ, मैं उसकी गाइडेंस कर सकता हूँ। मिसिस ए ने मना कर दिया, कह रहा भाई हम तो रोक दिया कि भाई अब नहीं, हम आपका बेटा वापसी करेंगे। अब हम, क्योंकि आपने हमारे को गार्डनशिप ट्रांसफर कर दी, आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट बना था, अब आप एग्रीमेंट को तोड़ नहीं सकते। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, मैं अपनी ट्रांसफरशिप रिवोक करता हूँ, मैं अपनी ट्रांसफर रिवोक कैंसिल करता हूँ और मुझे मेरा गार्डनशिप वापस मिलना चाहिए। अगर मिसिस ए रिस्ट्रेन करती है पेरेंटल राइट, क्योंकि उस फादर का अधिकार है अपने माइनर चाइल्ड पर। सन कैसे थे? माइनर चाइल्ड थे। सर मेजर होते तो फिर मेजर का पूछा जाता है कि तू किसके पास रहना चाहता है। मेजर होता तो उससे पूछा जाता है भाई तू इसके पास रहना चाहता है मेरे साथ। अगर माइनर है तो उसका पूरा अधिकार है फादर का कि अपने बेटे को वापसी देगा, और ये ट्रांसफर गार्डनशिप ट्रांसफर करके इसको रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है एनी टाइम। और अगर ये रिस्ट्रेन करती है कि भाई मैं अब नहीं दूंगी आपके बेटे को, तो उस केस के अंदर ये वॉइड माना जाएगा। ऐसे रिस्ट्रेन नहीं करा सकता, क्योंकि बेटा तो उसी का था, आपको तो सिर्फ गार्डियनशिप ट्रांसफर करी थी, आपने पा लिया, आप उसके पैसे लेना ले लीजिए, पर मेरा बेटा वापसी कर दीजिए। ये था रिस्ट्रेन ऑफ पेरेंटल राइट। ये थे इसका फादर के पास अपने सन फादर का पेरेंटल अधिकार है, पेरेंट्स वाला अधिकार है अपने सन के ऊपर। तो अगर वो अपनी गार्डियनशिप ट्रांसफर कर देता है, उससे वापसी ले सकता है, जो अगर उसको रिवोक कर सकता है एनी टाइम। अगर वो रोकती है, वो लड़की या फिर वो लड़का रोकता है, तो उस केस के अंदर उसको वॉइड माना जाएगा, रोक नहीं सकता वो, इसलिए ना हो गया वॉइड। अब आया क्लियर समझ में आ गया? वेजरिंग एग्रीमेंट इज, क्या होता है वेजरिंग एग्रीमेंट? बताइए भाई क्या होता है वेजरिंग एग्रीमेंट? वेजरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड, वॉइड है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड है वेजरिंग एग्रीमेंट। बस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ डैश कॉन्ट्रैक्ट। बस दोस्तों यहां तक 76 तक अब मैं करा दिया है, 76 तक मैं कंप्लीट करा चुका हूं भाई। एमसीक्यू में मैंने यहाँ पे मैं लाता हूँ, मेरे से वो डिलीट हो गया है मेरे भाई, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके पास। तो मैंने आज की क्लास के अंदर एमसीक्यू कितने करा दिए? एमसीक्यू मैंने जो कराए हैं, एमसीक्यू नहीं फिलअप, अभी तो फिलअप कराए। तो क्लास, आज की क्लास के अंदर मैंने जो फिलअप आपको कंप्लीट करा दिया, फिलअप 76 तक कंप्लीट हो गया। अब वो ना नया कंसेप्ट है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला कंसेप्ट है, तो मैं बाद में कराऊंगा। 76 फिलअप कंप्लीट हो गए। एमसीक्यू देख लेंगे कितने हैं। पहले मैंने 106 तक करा दिए थे, और ट्रू फॉल्स मैंने 12 तक कराए थे। तो अब मैं इसको देख लेंगे, ठीक है? चलो, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके पास अगला। ये 76 तक कंप्लीट हो गए, अब ज्यादा नहीं बचे भाई। 100 और कितने हैं? 107। तो एमसीक्यू मैंने कितने करा दिए थे भाई आपको? एमसीक्यू मैंने आपसे कराए थे टोटल 106 एमसीक्यू कराए थे, 106। मैं 106 एमसीक्यू पर पहुंच गया था। अब एक से मुझे 106 से 107 से करा, देख लो। बताओ, अब आपको अच्छा सा लगेगा। विच ऑफ द फर्म इज नॉट कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट? माइनर, अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। माइनर, अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय, मतलब ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दिस, मतलब चारों तीनों के तीनों पर्सन क्या है? कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। 2 पर्सन हैव द कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट इफ बोथ आर नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड। 2 पर्सन के पास कैपेसिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। जब दोनों ही पर्सन अनसाउंड माइंड नहीं है, मतलब दोनों साउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जब दोनों ही पर्सन क्या है? डिस्क्वालीफाई नहीं है, तो मतलब क्वालिफाई है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कर सकते हैं। बोथ हैव अटेनिंग द एज ऑफ मैच्योरिटी, दोनों ने 18 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, हाँ कर ली है। ऑल, देखो बिल्कुल सिंपल है ये तो। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कर लेंगे भाई। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कहता है अगर आपने किसी माइनर को नेसेसिटी चीज सप्लाई करी, देखो मान लेते हैं माइनर है और उसके माता पिता नहीं मान लेते हैं, तो वो अपने चाचा चाची के घर पे रहता है, और उसके चाचा चाची ने उस माइनर को नेसेसिटी चीज को सप्लाई करा। लग्जरी नहीं, नेसेसिटी, मैंने आपको बताया था इसके बाद। अगर उस माइनर ने नेसेसिटी चीज सप्लाई करी, तो उस केस के अंदर अगर उस चाचा चाची चाहे तो उस माइनर की प्रॉपर्टी से वो नेसेसिटी चीज को रिकवर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो माइनर किसके लिए लायबल है? सिर्फ और सिर्फ नेसेसिटी, अपनी प्रॉपर्टी, जब तक उसकी प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी के लिए अपना लायबल है। या अगर उसको किसी पर्सन ने नेसेसिटी चीज प्रोवाइड करे, नेसेसिटी मतलब जो जरूरी है खाने पीने के लिए, रहने सहने के लिए, वो उसके लिए पर्सनली लायबल होगा। किसके लिए पर्सनली लायबल होगा?
लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उसकी एसेट्स, उसकी प्रॉपर्टी के लिए लायबल है, वो पर्सनली हेड लायबल नहीं है। उसकी प्रॉपर्टी होगी तो उसको बेचकर उसके पैसा चुका दिया जाएगा, अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो भूल जाओ। ठीक है, तो मैंने कहा बताओ, नेसेसिटी से सप्लाई करी माइनर को तो उसकी प्रॉपर्टी की स्टेट लायबल। स्टेट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी। स्टेट मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है। पर्सी लायबल होता है? नहीं होता। पेरेंट लायबल होंगे? नहीं होंगे भाई पेरेंट लायबल। और कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड अंडर द इंडियन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा इंडियन लॉ के अंदर। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता है, मतलब वॉइड होता है। तो वो क्या है? इट हिज स्टेट इज लायबल, मतलब अगर माइनर को किसी बंदे ने, किसी पर्सन ने नेसेसरी चीज प्रोवाइड करी तो वो पर्सन माइनर की प्रॉपर्टी, माइनर से नहीं, माइनर की प्रॉपर्टी से वो नेसेसरी चीज का जितना वर्थ है, जितने पैसे लगे हैं, वो रिकवर कर सकता है। और ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। 109 हो गया है, 110 पे चलते हैं। अ मैरिड वुमन इज अंडर नो डिसेबिलिटी एज रिगार्ड एज ए कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। एक मैरिड वुमन है जो अभी डिसेबिलिटी नहीं है, जिसके बाद कोई भी डिसेबल नहीं, डिसेबल मतलब जो हाथ पैर नहीं, सब सलामत है, बढ़िया से है, डिसेबिलिटी नहीं। तो क्या एक मैरिड वुमन कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल है या नहीं? बताओ। हाँ भाई, क्यों नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल कौन पर्सन है? माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेजर है। एक मैरिड वुमन है, क्या बच्चों में शादी होगी या मेजर होगी? होगी सर, मेजर तो होगी करी होगी। तो 18 साल हो गए, ठीक है। क्या सॉरी साउंड माइंड है? हाँ साउंड माइंड है, डिस्क्वालीफाई भी नहीं होती मैरिड वुमन। साउंड माइंड भी है क्योंकि डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी की कैसे बात आ गई? कौन कैपेसिटी, अगर एक हाथ टूटा हुआ है मान लेते हैं, वो डिसेबल है, तो वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता? कर सकता है भाई। साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए और डिस्क्वालीफाई नहीं कराना चाहिए। अब डिसेबल पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया, अच्छा मान लेते हैं, मान लो कि एक पर्सन डिस्क्वालीफाई हो गया है, भाई मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, कह रहा नहीं, तू डिसेबल, तो वो खाने के लिए मिलेगा, कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते सर, ऐसा तो ना होता है। और जब ये डिसेबल है भी नहीं, तो भैया इंग्लिश लॉ हो चाहे इंडियन लॉ हो, बोथ के लिए वो क्या है? कैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट, मतलब वो कैपेबल है कॉन्टैक्ट करने में, चाहे इंग्लिश हो चाहे अगर इंडियन लॉ हो, कैसा भी कॉन्टैक्ट कर सकते, किसी भी चीज का कॉन्टैक्ट कर सकते, इंग्लिश इंडियन दोनों लॉ के अंदर। आई बात समझ में? नॉर्मल है। एक माइनर है जो कि एंटर हुआ एग्रीमेंट में रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज अ मेजर कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। ओहो, याद आ रहा है? अंकल 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 मैं साइकिल बेचने आया हूं। तो माइनर ने एक एग्रीमेंट में एंटर हुआ और वो अपने आप को मेजर बताकर एंटर हो गया, ठीक है सर। क्या माइनर ने फ्रॉड करा? इफ द अदर पार्टी डज नॉट हैव अ पर्सनल नॉलेज ऑफ हिज एज, अगर दूसरी पार्टी को पता नहीं था ये छोटा है, माइनर है, और माइनर ने अपनी एज को मेजर बताकर बोल दिया कि भाई मैं मेजर हूं, मेरे से कॉन्टैक्ट कर लो, और कॉन्टैक्ट कर लिया। मेरे याद करो सारे एग्जांपल, ठीक है। सच एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सिबल, ऐसा एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल डज नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ माइनर। देखो डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल सीलो कुछ सेक्ट में आएगा, तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा स्टॉपल, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी यहां पर इसको डिस्कस करेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल का मतलब माइनर कैसे। अदर पार्टी इज एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट पास टू द माइनर, अगर जो दूसरी पार्टी है उसने फोर्स है तो दूसरी पार्टी को उस बेनिफिट जो उसने माइनर को दिया, मतलब साइकिल ले ली थी, तो साइकिल क्या वापसी मिल जाएगी इफ द इनोसेंट अबाउट द एज व्हिच इज ऑफिशियल स्टेटमेंट गिवन अबाउट द कार। बताओ अब ये करने से क्या आंसर सही है? देखो भाई, स्टॉपल वाला केस जो रहेगा मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब बताता हूँ डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल जो है, इसका मतलब आप समझिए कि मान लो कंपनी है, एक कंपनी के अंदर मैं एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, और मान लेते हैं उस कंपनी के ऊपर किसी ने केस करा, मुझे बुलाया गया, मुझसे पूछा हाँ भाई तुम इस कंपनी के एम्प्लॉय हो क्या? मैंने कहा सर नहीं, मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हुई नहीं। अब मैंने मना कर दिया उस टाइम पर, बाकी मैं एम्प्लॉय था, मैंने फॉल्स स्टेटमेंट दी, मैंने एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैंने गलत स्टेटमेंट दे दी, जबकि मैं था उस कंपनी का एम्प्लॉय। अब क्या होगा यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल का प्रिंसिपल, डॉक्ट्राइन मतलब होता है मेनली प्रिंसिपल, डॉक्ट्राइन का मतलब जब भी कहीं पर वर्ड डॉक्ट्राइन आएगा तो समझ लेना उसका मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल। स्टॉपल का प्रिंसिपल क्या हो गया? वो अब अगर वो अब मैंने मना कर दिया भाई मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ, अगर अब मैं उससे सैलरी मांगता हूँ, इमोल्यूमेंट मांगता हूँ, इमोल्यूमेंट का मतलब मेनली क्या होता है? रिश्वत नहीं, मेनली उस वाले केस के अंदर रिश्वत होता है, अलग अलग वर्ड के अंदर, अलग अलग सेंटेंस के अंदर अलग अलग वर्ड का मतलब अलग अलग होता है, आपको पता है सर। अगर कोई सेंटेंस उसके अंदर वर्ड का मतलब कुछ अलग होगा। अब इमोल्यूमेंट का मतलब होता है एक तरीके का सैलरी, एक तरीके का बेनिफिट इन कैश, ठीक है। तो आपको इमोल्यूमेंट के लिए या सैलरी नहीं मांग सकता। अगर मैं सैलरी मांगता हूँ उस कंपनी से और मैंने पहले क्या स्टेटमेंट दी कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ और मैं जाकर सैलरी मांगता हूँ, तो अब वो कंपनी उसको सैलरी नहीं प्रोवाइड कराएगी क्योंकि आपने स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट दी थी। तो इसको होता है डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल का प्रिंसिपल। बहुत बड़ा है टॉपिक, सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है, 115 सेक्शन 115 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है स्टॉपल का मतलब, तो वहां पर बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हाँ पर इतना है जो स्टॉपल का प्रिंसिपल है, स्टॉपल का डॉक्ट्राइन है वो कभी भी माइनर पर अप्लाई नहीं होता,
माइनर अगर गलत स्टेटमेंट देगा ना और कहेगा भाई मुझे तो बेनिफिट चाहिए, मान लेते हैं कि मान लेते हैं माइनर बेनिफिशियल के लिए किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा था, ठीक है, बेनिफिट के लिए था, उसको बेनिफिट के लिए था, उसको प्रॉफिट वॉफिट कैसे मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा। अब मेरे से मान लो मैं एक माइनर हूँ जो किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ एज अ बेनिफिट, काम नहीं करता, मुझे बस बेनिफिट प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है, और मैं वो किसी ने पूछा कि भाई तुम इस कंपनी में काम करते वगैरह कुछ है, तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं इस कंपनी का कोई भी नहीं हूँ, मैं जानता हूँ इस कंपनी को। अब मैं बेनिफिट लेने जा रहा हूँ, अब बेनिफिट लेने जा रहा हूँ जैसे सैलरी केस में मैंने भाई मना कर दिया कि सैलरी मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो अगर मैं सैलरी लेने जाता हूँ तो उस केस के अंदर दोस्तों वो मना कर देगा, क्योंकि तुमने मना गलत स्टेटमेंट दी, तो वहां लग जाएगा डॉक्टर ने स्टॉप मना कर देता है। अब माइनर केस में ये अप्लाई इसलिए नहीं होता क्योंकि माइनर तो बच्चा उसको समझ नहीं है, उसने मना भी कर दिया तो क्या, अब उसको बेनिफिट लेने गया माइनर कि भाई मुझे मेरा बेनिफिट दो, प्रॉफिट हुआ है साथ, मुझे प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए वगैरह, अब नहीं मिलेगा, तुमने मना कैसे करा, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपर माइनर केस में अप्लाई नहीं होगा। समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया क्या था, बस थोड़ा बहुत ही समझना है, क्योंकि सेक्शन 115 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब होगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है भाई। तो मैंने आपको समझाया कि डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपर का मतलब, ठीक है, गलत स्टेटमेंट देने के बाद अगर आप क्लेम करते तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी दोबारा, तो डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपर कभी भी माइनर केस में अप्लाई नहीं किया जाएगा, एक तो ये बिल्कुल ठीक है, और दूसरा अगर कोई माइनर फ्रॉड कर देता है और तो उस केस के अंदर माइनर के ऊपर केस नहीं किया जाएगा, तो ये दो चीज सही है, दो चीज सही है। माइनर कभी फ्रॉड करता है, कमिट फ्रॉड इफ अनदर पार्टी डज नॉट हैव ए पर्सनल नॉलेज ऑफ हिज एज, अगर दूसरी पार्टी नहीं जानती थी उसके एज के बारे में कि वो माइनर है और उसने मेजर बताकर उसके साथ क्या कर दिया, फ्रॉड कर लिया, तो इस केस के अंदर क्या पूछ रहा है, कहता है माइनर एंटर इनटू एग्रीमेंट रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज अ मेजर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताओ कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जहां पर माइनर अपनी एज बताकर जा सकता है, अगर माइनर ने एग्रीमेंट में एंटर हुआ और अपनी मेजर बताकर एंटर हुआ तो उसके ऊपर सच एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सिबल, वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल नहीं होगा, पहला पॉइंट ठीक, और उस पर डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपर का प्रिंसिपल भी अप्लाई नहीं किया जाएगा, दूसरा आंसर भी ठीक, मतलब दूसरा और तीसरा आंसर इज राइट आंसर। सर याला माइनर कमिट याला क्यों नहीं है, लास्ट वाला क्यों नहीं है? पहली बात तो माइनर ने अगर कोई बेनिफिट लिया वो तो मिलेगा ही नहीं, साफ सीधी बात, भाई मैंने मान लो आप मेजर हो, मैं माइनर हूँ, मैंने आपसे साइकिल खरीदी और साइकिल खरीदने के बाद मैंने कहा कि भाई मैंने साइकिल खरीदी, अब आप कह रहे हो कि भाई मुझे मेरी साइकिल मिलनी चाहिए वापसी, आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपके साथ गलत कर दिया माइनर ने, अब साइकिल आपको नहीं मिलेगी, बेनिफिट आपको नहीं, पर अगर आपको उससे आपको बेनिफिट हुआ तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, याद है 2000 रुपए लेते थे, पिज्जा पार्टी खाया था, साइकिल भी लेता था, बेनिफिट वापस नहीं होते थे, समझ में आ रहा है? चलो तो साहब चौथा वाला तो अप्लाई होगा नहीं, और कह रहा माइनर कमिट फ्रॉड, माइनर अगर फ्रॉड करता है इफ अदर पार्टी डज नॉट हैव ए पर्सनल नॉलेज ऑफ हिज एज, अगर नॉलेज होती है तब भी फ्रॉड कर सकता है, नहीं होती तब भी कर सकता है, तो मेनली जो आपके आंसर रहेंगे वो दूसरा और तीसरा रहेगा, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर देखो कहां पर है, ये रहा दूसरा और तीसरा, तो 2 और 3 इज राइट आंसर, कि अगर माइनर अपनी एज गलत बताकर मेजर बताकर एग्रीमेंट कर लेता है तो वो सच एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल, और उस केस के अंदर माइनर पे स्टॉपर का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया जाएगा, बेनिफिट अब वापसी नहीं मिलेगी, जो उसको बेनिफिट उसको तो मिलेंगे, बाकी दूसरे वाले बंदे को बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है ये? अगर मैं कहूँ एक वन भी ठीक है, वन भी ठीक है, जहां तक है कि वन भी ठीक माना जाएगा क्योंकि माइनर ने कमिट करा फ्रॉड, माइनर ने गलत करा फ्रॉड, फ्रॉड करके क्या कहा, दूसरी पार्टी को इस एज के बारे में पता नहीं था तो उसने क्या करा, फ्रॉड करके क्या कर दिया भाई, माइनर को एग्रीमेंट में एंटर कर दिया, तो 1 2 3 तीनों आंसर सही है, पर यहाँ पर 1 2 3 करके कोई पॉइंट ही नहीं है, 1 2 3 करके कोई पॉइंट ही नहीं है, फोर्थ आंसर गलत है, तो इसलिए कहा सिर्फ 2 और 3 सही है, क्योंकि पहला आंसर भी रख के देखा जाए तो पहला आंसर सही है, पहला आंसर गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं है उसका, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, अगर लिखा होता 1 2 3 तो मेरे 20 आंसर इज राइट आंसर। देखो बी में पहले में क्या लिखा है, माइनर ने फ्रॉड करा और फ्रॉड करके अपनी एज को गलत बताकर और दूसरे पर्सन को उसकी नॉलेज नहीं थी, तो उस केस के अंदर ये स्टेटमेंट भी सही मानी जाएगी, नॉलेज थी उसने फ्रॉड कर लिया, ठीक है सही स्टेटमेंट है, तो इन्फोर्सिबल नहीं हो सकता माइनर, सही स्टेटमेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपर का प्रिंसिपल भी अप्लाई नहीं होगा, 1 2 3 का राइट आंसर, बट क्योंकि ऑप्शन हमारे पास 2 और 3 है तो 2 और 3 ही लगाएंगे, भले ही ये राइट हो या ना। समझ में आया? आपको क्वेश्चन के अंदर एक राइट दिख रहा है, ए राइट दिख रहा है, आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, क्वेश्चन के अंदर राइट कौन सा है, 2 और 3 का राइट, 1 3 4 4 तो राइट है नहीं, ये तो 4 तो है नहीं और 4 तो है नहीं, देखो 4 और 4 दे रखा है, 3 और 4 दे रखा है, तो 3 और 4 है नहीं, और ऐसा हो नहीं सकता जहां पर 4 ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास के अंदर मेनली जो करेंगे, और फिर आज की क्लास में पूरा खत्म नहीं होगा, कुछ बातें आज पढ़ेंगे, कुछ बातें अगली क्लास के अंदर अगले पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट वाइज आएगा ही, एमसीक्यू हमेशा पार्ट वाइज होते हैं और पार्ट वाइज एमसीक्यू होते हैं, ठीक है। देखते हैं कितना कर सकते हैं, ठीक है। एम इज अ माइनर, बी द ब्रोवर
अप्रोच एम फॉर अ लोन ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्गेज। पूरा समझना, मेरा एग्जांपल पूरा समझना। एम एक माइनर है, बी ने कहा जब बेटा एम से कहा कि एम को अप्रोच करा जब बेटा इस बंदे से ना लोन लेते और मॉर्गेज कर देते। मॉर्गेज मतलब तो गिरवी गिरवी रख देते हाउस। और मॉर्गेज वर्ड यूज, जब गिरवी वर्ड यूज देखो दो चीज होती है, होता है मॉर्गेज, होता है प्लेज। मॉर्गेज का मतलब भी गिरवी होता है और प्लेज का मतलब भी गिरवी होता है। पर अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हो तो उस केस के अंदर प्लेज वर्ड का यूज करा जाता है। अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हो उस केस के अंदर मॉर्गेज वर्ड का यूज करा जाता है। ये दोनों ही चीज डिटेल के अंदर मैं आपको समझाऊंगा सेल और गुड्स के अंदर। तो मिस्टर बी ने, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर इसका समझाता हूँ, हिंदी में आपको क्लियरली होगा। बी हैंड्स मी, एम ने एडवांस द मनी एंड एम एडवांस द मनी एंड बी एक्जीक्यूटेड द मॉर्गेज इन फेवर ऑफ एम। ए माइनर इन दिस सर्कमस्टांसेस। अच्छा भाई क्या कहता है ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है भाई देखना। लो भाई अब मैं समझाता हूँ। एम एक माइनर है, ठीक है, एम एक माइनर है, ध्यान समझना। एम एक माइनर है। बी ने कहा कि भाई अभी अभी मैंने घर लिया है, अभी मैंने घर लिया है और बी ने कहा कि भाई ये घर मैं मॉर्गेज कर रहा हूँ, मैं अपना घर गिरवी रखूंगा पर मैं अपने नाम से मत रखूंगा। माइनर को बुलाया, माइनर तू अपने नाम से घर को गिरवी रख दे। क्या बोला बी ने, मैं बी हूँ अब आप माइनर, मैंने आपसे बोला भाई देख मैंने घर खरीदा है और इस घर को आप गिरवी रख दो अपने नाम से। ठीक, आप कॉन्ट्रैक्ट करो, मेरे को मत बोलो क्योंकि आप माइनर हो, आप पे केस नहीं हो सकता। पर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और मेरा घर आपने क्या कर दिया मॉर्गेज कर दिया, क्योंकि मैंने आपको अप्रोच करी थी कि मेरा घर मॉर्गेज कर देना, ठीक है, और जो भी एडवांस मिलेगा, जो भी एमने एडवांस रखा वो एडवांस आप मुझे दे देना। बस आप मीडिएटर बन जाओगे एक तरीके से, आपको कमीशन वमीशन प्रोवाइड हो जाएगा। तो एम ने कहा ठीक है भाई मैं करूंगा, तो करो। एम इज अ माइनर, बी द बोरोवर अप्रोच एम फॉर अ लोन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्गेज ऑफ द हाउस ओनली बाय बी। तो बी ने कहा, बी ने कहा कि भाई मैं बोरोवर, बोरोवर मतलब जो लोन लेने वाला है, लोन ले रहा है और किससे, किसके थ्रू ले रहा है, माइनर के थ्रू ले रहा है। तो बैंक के पास गया, बैंक से बोला कि बैंक भैया माइनर को लेगा, बैंक भाई माइनर पहुंचा बैंक के पास और बैंक से बोला कि भाई मुझे ना आपके पास, मुझे आपके पास क्या चाहिए, मुझे ना प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी, गिरवी रखनी है और मुझे लोन चाहिए। उसने कहा ठीक है, बैंक वाला कहा ठीक है, प्रॉपर्टी को गिरवी रखी और लोन ले लिया गया। Hence, एम कुछ एडवांस दिया, बैंक ने, तो बैंक ने एम को एडवांस दिया, द एडवांस मनी एंड बी एक्जीक्यूट अ मॉर्गेज इन फेवर ऑफ एम। एम की फेवर में बी ने मॉर्गेज करने को बोल दी कि भाई तू मेरी प्रॉपर्टी, बी किसकी प्रॉपर्टी, किसकी दी, बी की दी। बी ने कहा मेरी प्रॉपर्टी को बैंक में जाकर गिरवी रख दे, वहां से लोन ले ले। एम गया बैंक में जाकर बी की प्रॉपर्टी गिरवी रखी और वहां से एडवांस ले लिया, लोन ले लिया और वो एडवांस दे दिया किसको, बी को दे दिया और उसको थोड़ा बहुत कमीशन मिल गया माइनर को। तो ए माइनर, अ माइनर इन दिस सर्कमस्टेंस, so जो माइनर होगा द मॉर्गेज इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय एम बिकॉज सी इज अ माइनर। जो मॉर्गेज है, जो मॉर्गेज करा गया है वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो माइनर है। मॉर्गेज इज इन्फोर्सेबल बट ओनली व्हेन द अटेन द एज ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मॉर्गेज तक इन्फोर्सेबल होगा जब वो, एक मिनट, अब आप ये पूछ रहा है कि बताओ जो माइनर ने मॉर्गेज किया, अब देखो बैंक ने क्या करा, मान लो आप माइनर हो, आप गए बैंक के पास, मेरी प्रॉपर्टी थी, बैंक आपने प्रॉपर्टी गिरवी रखी, मॉर्गेज करा और आपने लोन ले लिया, वो लोन का पैसा मुझे दे दिया। अगर इन केस में अगर लोन पे डिफॉल्ट करता हूँ, ध्यान रखना, अगर इन केस में लोन पे डिफॉल्ट करता हूँ, क्या बैंक वाले प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे या नहीं करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी बेचकर रिकवरी करेंगे नहीं करेंगे। आपको पता है ना कि बैंक से लोन लेते हैं तो रिकवरी करने के लिए आपके पास सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। अगर मान लो इनकेस अगर बैंक ने लोन, अगर आपने लोन नहीं पे करा तो बैंक आपकी सिक्योरिटी को जब्त कर लेगी। अब इसने दिमाग क्या लगाया, मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने कहा आप जाओ माइनर केस में जब्त नहीं कर सकती। मैंने ये सोचा कि अगर माइनर अगर प्रॉपर्टी रखवाता है तो वो जब्त नहीं होगी, मैंने सोचा ठीक। और मैंने सोच रहा कि भाई अगर मैं पैसे नहीं भी दूंगा तो प्रॉपर्टी तो जब्त होगी नहीं क्योंकि माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट करा और माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो तो माइनर के साथ केस नहीं हो सकता। और गलत था, गलत था दोस्तों। अगर मॉर्गेज का केस है, अगर माइनर ने मॉर्गेज करवाया इन फेवर ऑफ बी, बी के फेवर में माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट करा, भले ही कॉन्ट्रैक्ट माइनर ने करा है, ये प्रॉपर्टी, ये मॉर्गेज वाली कंडीशन इन्फोर्सेबल रहेगी। अगर आपने लोन नहीं दिया तो प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे और आप पे केस हो सकता है और प्रॉपर्टी जब्त करके अपना रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट इज राइट आंसर, द मॉर्गेज इज इन्फोर्सेबल बाय एम, एम द्वारा इन्फोर्सेबल रहेगा, माइनर द्वारा इन्फोर्सेबल इवन थ्रू ही इज अ माइनर। भले ही माइनर हो फर्क नहीं पड़ता भाई, भले ही माइनर हो फर्क नहीं पड़ता, मॉर्गेज के केस के अंदर इन्फोर्सेबिलिटी है, माइनर पे केस हो जाएगा। और माइनर पे केस कैसे होगा, माइनर पे केस हो नहीं सकता, माइनर पे केस हो नहीं सकता, इसलिए वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली बी पे ट्रांसफर होगा क्योंकि बी के फेवर पर करा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े, नॉर्मल, चलो
When a miner has been supplied with a necessary in credit, उधार पर अगर माइनर को कुछ नेसेसिटी सप्लाई करी गई है तो उससे उसकी माइनर प्रॉपर्टी इज लायबल। लीज होता है माइनर की प्रॉपर्टी लायबल, स्टेट बोल रहा है प्रॉपर्टी बोल लो, सही है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो ए सप्लाई बी, ए ने बी को सप्लाई करा, कुछ चीज सप्लाई करी। ए lunatic पागल था, a lunatic with a necessity suitable to his condition in his life, A is not entitled to reimburse from B property, entitled to reimburse from B property, person liable or none of this। देखो ए एक पर्सन है, ए मान लो मैं ए हूं और मैंने बी को नेसेसिटी चीज प्रोवाइड करी, सप्लाई करी उसके रहने लायक के लिए जो जरूरी था। बी थोड़ा पागल था, माइनर नहीं था, मान लो बी पागल था, तो क्या मैं अब बी की प्रॉपर्टी से अपना पैसा जो उस पर खर्च करा था वो रिकवर कर सकता हूँ? हाँ मेरे दोस्तों कर सकते हैं, पागल हो चाहे कोई भी हो, अगर बी के पास प्रॉपर्टी है, लुनेटिक है, बी के पास प्रॉपर्टी है, तो हम उसकी प्रॉपर्टी से नेसेसरी चीज अप्लाई रिकवर कर सकते हैं। तो एंटाइटल्ड टू रीइंबर्स मतलब रिकवर करना, पैसे का लेना फ्रॉम बी की प्रॉपर्टी से। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ गया? चलो चाहे माइनर हो चाहे पागल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी ने नेसेसरी चीज प्रोवाइड कर रही है तो उस केस के अंदर उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर करा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 115। पहले मैं देख लेता हूँ कि आपकी क्लास के अंदर मतलब कितने रह गए हैं, फिर मैं अगली क्लास में बताऊंगा बाकी में। जब तक पोजीशन इंडिफरेंस चलता है तब तक ही आएगा, और जहां पर आ गया मेरे दोस्त मिस्टेक ऑफ फैक्ट यहाँ पे दिख रहा है मुझे, बेसिक एग्रीमेंट दिख गया, मिसरिप्रेजेंटेशन इंडिफरेंस तो बहुत सारे हैं। फ्रॉड सर ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर तो 2 क्लास और लगेगी एमसीक्यू करने में। 184 बोलिए, अभी मुझे क्या दिख रहा है दोस्त, अभी मुझे दिख रहा है, अब पहले के भी आ जा रहे हैं, कुछ पहले के भी जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना वो भी इंक्लूड हो जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा बड़ा हो रहा है। जहां पर शुरू होगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वहां से नया कंसेप्ट चालू होगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। चलो भाई वापसी आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं कितना है कितना नहीं है। चलो आज क्लास में मैं एक लास्ट ये कंप्लीट कराता हूँ, उसके बाद कल की क्लास में यहाँ से चालू कराऊंगा। द प्रिंसिपल स्टॉपल कैन नॉट बी अप्लाई इन केस इवन अगेंस्ट द माइनर सेंस। देखेंगे कल की क्लास में, देखेंगे प्रिंसिपल अप्लाई माइनर केस में अप्लाई नहीं होता, मैंने बताया। देखो व्हेन अ पर्सन इनकर्ड एन एक्सपेंस ऑफ 5000 फॉर अ नेसेसरी सप्लाई टू द माइनर, ही कैन रिकवर द सेड अमाउंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द, कितना बार बताऊं मैं, अब तो रट जाते हैं ये चीजें पढ़ के। ठीक है, तो 116 के बाद हम अब अगले क्लास में ट्राई करेंगे, जहां तक पॉसिबल हो पाएगा वहां तक उसको करते हुए चलेंगे। फिर ट्रू फॉल्स भी आ गए, कुछ ट्रू फॉल्स भी मुझे कराने हैं, तो ट्रू फॉल्स के मैं शुरुआत से करूंगा। तो अभी मान लो 2 क्लास और लगेगी इसको खत्म करने में, उसके बाद ही नया कंसेप्ट चालू करेगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नया चैप्टर। अब मेनली हमारे पास 4 चैप्टर रह गए कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के लिए, हमारे फाउंडेशन के अंदर सिर्फ 4 चैप्टर रह गए। मैं आपको बता देता हूँ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रह गया, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ अपने, उसके बाद फिर इस बार जाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं एंड का क्वेश्चन। देखो मैं आपको बताता हूँ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बड़ा क्वेश्चन कौन सा है। देखो इसके बाद हम मेनली हमारे पास रहेगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखो मैंने यहाँ पे इतना कराया आपको, इतने में देखो इतनी क्लास लग गई है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा बड़ा है। डिस्चार्ज और ब्रीच एक क्लास में खत्म हो जाएंगे। डिस्चार्ज और ब्रीच एक क्लास परफॉर्मेंस, एक क्लास डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, एक क्लास ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये तो एक क्लास में खत्म हो जाएंगे, मतलब 2 क्लासेस में। और बाकी ये और ये, मान लो इनमें अगर 3 क्लास भी लगती है मेरे दोस्त, तो ई और एफ के अंदर ज्यादा क्लास रखने वाले, कम से कम 2 क्लास क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए, 2 क्लास कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए, 4 ही क्लास हो गई है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 5 से 6 क्लास चाहिए भाई, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। फिर 3 क्लास और चाहिए, तो मैं लिए अब 10 से 15 क्लास के अंदर कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने की कोशिश करेंगे एमसीक्यू के साथ। तो अगर एमसीक्यू खत्म होंगे तभी तो मजा आएगा, एमसीक्यू बिना नहीं करेंगे तो फायदा क्या है, ये तो कोई भी पढ़ा देगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो सीएमए फाउंडेशन के अंदर एमसीक्यू है, जो कि हमारे 60 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। तो कृपया करके कॉन्सेप्ट तो हर कोई पढ़ लेता दोस्त, एमसीक्यू के साथ कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। ठीक है, मैं आपकी कॉन्सेप्ट इसलिए लॉजिक के लिए कर रहा हूँ क्योंकि सेम पूरा का पूरा उठाकर
ये पूरा का पूरा उठा करना, पूरा का पूरा उठाकर सेम 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 सीएमए इंटर के अंदर है, सीएमए फाउंडेशन के अंदर पूरा कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करके उठाकर सीएमए इंटर के अंदर प्लस एडवांस कॉन्सेप्ट और बस प्लस एडवांस कॉन्सेप्ट है, मतलब पूरा पूरा जो साल मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट सीएमए इंटर के अंदर है, प्लस एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मिलेगा। जैसे एडवांस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था ना मैंने, बताया पहली क्लास के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को 4 भागों में बांटा, एक होता है जनरल प्रिंसिपल, होता है स्पेसिफाइड प्रिंसिपल, एडवांस कॉन्ट्रैक्ट जो कहते हैं वो भी मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगली क्लास के अंदर हम इसका अगली क्लास के अंदर कहां स्टार्ट करेंगे, अभी तो हम क्या करेंगे इनकी पॉइंट्स खत्म करेंगे, क्या एमसीक्यू पहले खत्म कर लेंगे मैक्सिमम जितना हो पाए, उसके बाद क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस ये यहाँ एक बार परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म, उसके बाद तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही है, समझ लेना। 2 क्लास और डिस्चार्ज और ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर देंगे। चलो भाई आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, थोड़ी बड़ी क्लास होती है पर मजा आ गया आज की क्लास के अंदर, आराम से करने पर मजा आता है दोस्त। जल्दीबाजी करने से मेरे को लगा पिछली क्लास के अंदर शायद मैंने जल्दीबाजी कर दी थी एमसीक्यू के अंदर, पर इस बार मैंने आराम से चलाया है। ठीक है, 2 क्लास एक्स्ट्रा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आराम से होना चाहिए। ठीक है भाई, अगली बार मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, टाटा।